नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आपकी इंडियन सोसाइटी के ऊपर पूछा जा सकता है। सवाल है आपका, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? जस्टिफाई योर आंसर। कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन होता है आपका वैश्वीकरण और डाइवर्सिटी आपका विविधता। अब जैसे इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। कास्ट की अगर बात की जाए तो डिफरेंट कास्ट के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये विविधताएं हैं, ये डाइवर्सिटी है जो काफ़ी यूनिक देखने को मिलती है अगर ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए। और उसके साथ ग्लोबलाइजेशन मतलब जब आप अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर देते हो दूसरी देश की जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए। वैश्विकता मतलब कि पूरा जो वर्ल्ड है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। एक कंट्री दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरी कंट्री तीसरे के साथ कनेक्टेड है किसी भी एस्पेक्ट में, तो वो आपका ग्लोबलाइजेशन होता है। तो सवाल हमारा पूछा जा रहा है कि क्या जो आपकी विविधताएं हैं, जो भारत के अंदर आपको विविधताएं देखने को मिलती हैं, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म, जो भारत के अंदर आपका बहुलवाद है, प्लूरलिज्म का मतलब बहुलवाद, तो क्या ये आपका डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म जो है भारत के अंदर, ये थ्रेट में है, ये अपने किसी संकट में है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन? क्या ये वैश्विकरण के वजह से विविधता और बहुलवाद जो है आपका ये थ्रेट में है? ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। जो भी आप बोलेंगे हाँ या ना, उसके साथ आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जो डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कल्चरल डाइवर्सिटी भी इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, अलग अलग कल्चर है। बात करें लैंग्वेज की तो लैंग्वेज की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी भारत में देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के लोग भाषाएं बोलते हैं, कल्चर हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना अलग है, लैंग्वेजेस इवन अलग अलग है आपकी। यही सारी आपकी डाइवर्सिटी है। तो क्या इस डाइवर्सिटी को नुकसान है ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, या फिर इसको कुछ फायदा हुआ है? ये आज का आपका सवाल है और इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए, एक अगर ओवरव्यू की मैं बात करूं तो वैश्वीकरण से भारत को कई तरह के नुकसान भी देखने को मिले हैं और कुछ फायदे भी भारत को हुए हैं, जो आज हम अपने आंसर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आंसर की। हम शुरुआत करेंगे, इंडियाज ग्रेटनेस लाइज इन इट्स यूनिक कल्चर सिग्निफाइंग डाइवर्सिटी। कई बार ये टर्म यूज की जाती है भारत के लिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपने पॉलिटी के अंदर भी पढ़ा होगा, भारत को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टर्म के साथ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि इतने सारे डाइवर्स रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर, फूड, क्लोथिंग, अलग अलग तरह के कस्टम्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, बट इवन इन दैट डाइवर्सिटी हमारा भारत क्या है, यूनिफाइड है, यूनाइट है, इकट्ठा है। आपको पूरे विश्व में कहीं पर भी इस तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिले और इवन इस डाइवर्सिटी के बावजूद वो पूरा देश जो है एक यूनिफाइड है, इकट्ठा है, जुड़ा हुआ है, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, जहां पर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी देश क्या है, यूनाइटेड है। तो ये क्या है, भारत की ग्रेटनेस है, ये भारत की क्या है, एक महानता है। which in recent times has been termed to be under threat due to process of the globalization through the expanding and accelerating movement of the ideas, people, capital, exchange of the commodities। तो ये जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसको एक थ्रेट की तरह, इसके ऊपर एक थ्रेट है, वो देखा गया है किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन ग्लोबलाइजेशन में एक्चुअली में होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन लोगों को मोटिवेट करता है किसके लिए, आइडियाज एक्सचेंज के लिए, पीपल जो लोग हैं उनकी कैपिटल, पैसे की एक्सचेंज के लिए, एक्सचेंज ऑफ द कमोडिटीज जो सामान है उसके एक्सचेंज के लिए। अब ये थ्रेट कैसे हो सकता है, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, अब हम सोसाइटी का क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखना है। इट मे बी पॉसिबल कि आपके जो व्यूज हैं सोसाइटी को लेके, वो किसी दूसरे आदमी के जो व्यूज है सोसाइटी को लेके उससे डिफरेंट हो सकते हैं। जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आप बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, या आप ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट ही बोलना सारा कुछ शुरू कर दो या फिर उसके फेवर में ही सब कुछ बोलना शुरू कर दो, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप एक बैलेंस आंसर लिखेंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से पहले कहा कि सोसाइटी में अलग अलग व्यूज हैं, तो आपको एक साइड में होके नहीं चलना है, आपको बैलेंस्ड व्यूज रखने हैं, बैलेंस्ड तो अपना दिमाग रखना है।
तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा कि आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और उसके बाद कमोडिटीज और कैपिटल एक्सचेंज होती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आज कुछ लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जिनका मानना ये है कि जब मंदिर के अंदर कोई भी जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो उनको वस्त्र जो डाल रहे हैं, कपड़े जो डाल रहे हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के कपड़े वो डाल के जा रहे हैं। एक आइडिया आपका ये है जो ज़्यादातर लोगों का मानना है। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कपड़ों का मंदिर के अंदर जाने से कोई लेना देना नहीं है, या फिर मंदिर का अगर एग्जाम्पल आप छोड़ भी दें तो सोसाइटी के अंदर किस तरह के कपड़े डाल के आदमी या औरत घूम रहे हैं, इससे किसी दूसरे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ का ये आइडिया है, दूसरी तरफ के लोगों का मानना ये है कि अगर आप एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हो तो आपको उसी सोसाइटी के अंदर उसी हिसाब से कपड़े डालने चाहिए। अब देखिए ये डिबेट जो है ये शुरू ही क्यों हुई? पहले तो भारत में ऐसा नहीं था, तो ये शुरुआत ही क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि भारत क्या है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर एंटर कर गया। अब यहां पर क्या हुआ, आइडियाज एक्सचेंज हुए। जो कपड़े आज के टाइम पे भारत में डाले जाते हैं वो कहां से आए? वो आए हैं वेस्टर्न कल्चर से। सो वो आइडियाज एक्सचेंज हुए। कमोडिटीज, कपड़े क्या हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है कपड़ों का, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्रेट के तौर पर, तो हमें एक ऐसा पॉइंट बताना पड़ेगा जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी जो डाइवर्सिटी है, भारत का जो यूनिक कल्चर है वो थ्रेट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो एक पॉइंट ये बनता है। वैसे ग्लोबलाइजेशन के काफी अच्छे पॉइंट भी है जो फेवर भी करते हैं भारत को। अब देखिए ये जो आपका थ्रेट हुआ कैपिटल एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज और पीपल के लोगों के जो आइडियाज है उसकी वजह से आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशनल जो होमोजेनाइजेशन है, जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन जो एक अलग था, सेपरेट था, उसके अंदर किसी ना किसी तरह से एक थ्रेट के तौर पे देखा जाता है ग्लोबलाइजेशन को। हमारे यहाँ पर जैसे कि अब आप देखेंगे कि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जो कि भारत का कल्चर है। माँ बाप, दादा परदादा जो भी है वो सारे जॉइंट फैमिली में इकट्ठे रहा करते थे। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जिस तरह से वेस्टर्न वहाँ पे जो कल्चर है उसमें होता है कि जो बेटा होता है वो शादी करने के बाद माँ बाप से अलग हो जाता है। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये आइडिया कहाँ से आ रहा है? ये थॉट कहाँ से आ रहा है? ये वेस्टर्न कल्चर, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली आंसर की बात करें तो इसमें ग्लोबलाइजेशन शब्द को यूज किया है, उसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द क्वेश्चन ऑफ वेदर डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म in India are under threat due to globalization is a complex and the multi-phased. While globalization has undoubtedly brought about changes in the various aspects of the human society. अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है एंड प्लूरलिज्म ऑफ द इंडिया है, इसके ऊपर थ्रेट जरूर हुआ है ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन हम सिर्फ अगर ये कह दें कि उसका सिर्फ थ्रेट ही है, उससे एक नुकसान ही हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इसके मल्टी फेस है, ग्लोबलाइजेशन के मल्टी फेस है। कुछ फायदा भी नजर आएगा आपको, कुछ नुकसान भी नजर आएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज अनडाउटली ब्रॉट चेंजेस इन दी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। हाँ, हम ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि हाँ, जो सोसाइटी है उसके अंदर बदलाव हुए हैं। सो बदलाव कुछ नेगेटिव भी है, कुछ पॉजिटिव भी है। इट इज एसेंशियल टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और हमें इसे समझने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लोगों के, उनको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात करें कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, तो पहला पॉइंट आपका बनेगा कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन हैज फैसिलिटेटेड इंक्रीज्ड कल्चरल एक्सचेंज विच कैन एनहेंस डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तो मैंने आपको बात स्टार्टिंग में बताई जो थ्रेट के तौर पर था कि हमारा कल्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके ऊपर थ्रेट है। एक अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर इंडिया की जो सोसाइटी है वो एनक्लोज्ड होती, बंद होती, ग्लोबलाइजेशन ना होता, दूसरी कंट्रीज के साथ इंटरेक्शन ना होती, तो आज इंडिया साइंटिफिक तौर पर जो उपलब्धियां हासिल कर चुका है, या फिर दूसरे कल्चर जो है, दूसरे रिलीजन जो है, उनको जो समझ है भारत के अंदर, वो भी पॉसिबल ना होती अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती। तो एनहेंस भी करता है, ये हमारी डाइवर्सिटी को एनहेंस भी करता है, विविधताओं को एनहेंस भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर है, बहुत सारे लोग जो है क्रिश्चियन है। सो पहले अगर धर्म की बात की जाए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद इंडियन हिंदू है और आपके मुसलमान है, तो ये एक विविधता थी ऑलरेडी। लेकिन उसके अंदर जब क्रिश्चियनिटी को ऐड कर देते हो तो वो विविधताएं और बड़ी हो जाती हैं। तो एक ये अच्छी बात भी है कि और थोड़ा डाइवर्स हो रहा है हमारा जो देश है। इंडियन ट्रेडिशन, आर्ट फॉर्म, प्रैक्टिसेस हैव गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब देखिए
पहले की अगर मैं बात करूं, बिफोर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये जब हुआ था आपका, उससे पहले जो इंडिया के आर्टिस्ट थे, आर्टिफैक्ट्स थे, जो चीजें हमारे यहाँ पे बनती थी, उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं थी बाहर की किसी कंट्रीज में। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, प्रोडक्ट एक्सचेंज होते हैं, भारत के प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे, वहां के यहाँ पर आएंगे। तो ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ट्रेडिशंस हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, डांस फॉर्म, कथक है, ये सब भी तो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हो किस वजह से रहा है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और इससे क्या है, दूसरी कंट्रीज के अंदर रिकॉग्निशन मिल रही है भारत के जो आर्ट्स हैं उनको, एंड हैव बीन सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में उन चीजों को मनाया जाता है। जैसे कि रिसेंटली अगर बात की जाए, अमेरिका की जो सीनेट के वहां पे एक मेंबर हैं, उन्होंने प्रपोज किया कि जो दिवाली है, जो इंडिया के अंदर नेशनल हॉलिडे होता है, उसको एज ए नेशनल हॉलिडे अमेरिका में डिक्लेयर किया जाए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, लोग जो हैं भारत से अमेरिका में जा रहे हैं, उस वजह से डिमांड उठ रही है। अगर ऐसा ना होता, ग्लोबलाइजेशन ना होती, मूवमेंट ना होती लोगों की, तो ऐसा भी नहीं होता कि वहां पर ये डिमांड उठती। दिस एक्सपोजर हैज एनकरेज्ड अ ग्रेटर एप्रिसिएशन फॉर द इंडिया डाइवर्स कल्चर एंड द हेरिटेज। तो ये जो एक्सपोजर मिला है हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को, आर्ट फॉर्म को, प्रैक्टिसेस को, ये अप्रिशिएट करता है और ये बढ़ावा देता है कि ये जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, आर्ट्स हैं, इनको और ज्यादा बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में इसे रखा जाए। लेकिन सम पीपल आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इरोजन ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर एंड द वैल्यूज। अब इसके नेगेटिव में अगर बात करें तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इसकी वजह से ट्रेडिशनल कल्चर और वैल्यूज उनका घाटा भी होता है। किस तरह से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी एक जो न्यूक्लियर फैमिली है, वो एक आपकी आजकल की सोसाइटी में देखने को मिलती है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। दूसरा अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ के बहुत सारे जो इंटेलिजेंसिया है, मतलब कि डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी भारत से मूव कर जाते हैं किसी दूसरी कंट्री की तरफ को, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही। तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। वैल्यूज जो हैं हमारी वो भी कम होती हैं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में जब भारत का कल्चर आएगा तो उसकी वजह से जो वैल्यूज हैं वो भी डिग्रेड होंगी। सो एक चीज आपकी वो हो जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द लॉस ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी, इसकी वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी भी आपकी लॉस होती है। अदर आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन हैज अलाउड पीपल टू एक्सप्रेस देयर कल्चरल आइडेंटिटीज इन न्यू एंड क्रिएटिव वेज एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एनरिचमेंट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे फायदा भी है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला पॉइंट होगा आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सर्टेन सेक्टर, इट हैज आल्सो एक्सरबेटेड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज विद इन द इंडिया। अब इसमें हो क्या रहा है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कैसे हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो एक्सचेंज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो कंपनीज यहां आ रही हैं, यहां से बाहर जा रही हैं, तो अगर यहां का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बाहर जाकर किसी दूसरी कंट्री में कंपनी लगाता है, तो ये उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और बाहर के लोग इंडिया में आकर अगर कंपनीज लगाते हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब लेकिन हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट हो जाती है, जब यहां पर जो भारत के लोग हैं उसमें से एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी क्या है, ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज मिली, वो बाहर जाकर बाहर गया, उसने वहां पे कंपनीज लगाई, उसने पैसा कमाया। लेकिन जो भारत के अंदर के ही लोग हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको ये ऑप्शन नहीं मिला, जो बाहर नहीं जा पाए, उनकी क्या है, सैलरी कम रहेगी, उनका जो वो कमा रहे हैं वो पैसा कम होएगा, तो उसकी वजह से गैप जो होगा वो इंक्रीज करता रहेगा, एक जो रिच आदमी है उसके बीच में और एक जो पुअर आदमी है उसके बीच में। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ आपके इंजीनियर्स होते हैं जिनकी प्लेसमेंट होती है कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज के थ्रू, तो आप देखेंगे कि कई लोगों को, कई कैंडिडेट्स को काफी अच्छा जो पैकेज लगता है, 20 का, 25 का, 30 लाख का एनुअली। लेकिन अब ये पैकेज ऑफर कौन कर रहा है, ये आपकी वो कंपनीज ऑफर कर रही हैं जो बाहर से आ रही हैं, तो वो अच्छा खासा पैकेज कमा रहे हैं। अब बाकी लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सैलरी क्या है, जिनकी ईयरली सैलरी भी आपकी 2 लाख 3 लाख नहीं है, तो ये डिस्पैरिटी बढ़ती है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये भी ग्लोबलाइजेशन, हम उसको एक कारण मान सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैव नॉट बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड,
कि अभी सभी के ऊपर जो बेनिफिट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी को बेनिफिट मिलता है ग्लोबलाइजेशन का, किसी को नहीं भी मिलता है। एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी में फेस चैलेंजेस इन दी पार्टिसिपेटिंग फुली ग्लोबलाइज इकोनॉमी। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको क्या है, कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दिस कैन इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू प्रिजर्व, प्रमोट देयर कल्चर प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट टू दी डाइवर्सिटी। और इसी वजह से क्या है, इनकी जो एबिलिटी है, मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसकी एबिलिटी कम होती है, और उसकी वजह से क्या है, डिस्पैरिटी है, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क। द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया इज ऑल्सो शेप्ड बाय द पॉलिटिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। देखिए अब किस तरह से चीजें हो रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं। पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क काफी ज्यादा इफेक्ट डालते हैं किसी भी देश के कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर। कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस होते हैं जो हमने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनसे सीखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं बात करूं सिविल राइट्स के बारे में, तो सिविल राइट्स क्या है, ये जो आइडिया है सिविल राइट्स का वो हमें कहाँ से मिला है, हमें अमेरिका से मिला है। और ये जो राइट्स थी उसका आइडिया हमें कहाँ से मिला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है। तो विदाउट ग्लोबलाइजेशन ये कैसे पॉसिबल होता कि हमें जो ये राइट्स हैं उनके बारे में नॉलेज होती, कि जैसे हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सब राइट्स, रिलीजन बेस्ड राइट्स, ये सब हमें जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, उसमें ये सभी जो लोग हैं उनको ये राइट्स मिली हुई हैं। बट ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया आया बाहर के कंट्रीज से, तो हमें पता लगा, उसके बाद हमने इसे अडॉप्ट किया, पॉलिटिकल और लीगल फ्रेमवर्क्स बनाए। तो हमारे देश के अंदर आपको क्या, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट्स देखने को मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलेगी, फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जैसे कि इंडिया के इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूं, तो देश जब भारत आजाद हो रहा था, उसकी जो स्ट्रगल चल रही थी, इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो बाहर की कंट्रीज से हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने सीखे, चाहे बुक्स के थ्रू, चाहे मैगजीन्स के थ्रू। अब यही तो चीज आपकी ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ये जो आपकी ग्लोबलाइजेशन हुई और आपके जो लीडर्स ने, भारत के जो लीडर्स थे, उन्होंने बाहर के देशों के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से आपके जो ब्रिटेन या फिर जापान और रशिया के बीच में वॉर हो रही है, तो किस तरह से जापान जीत रहा है, ये सब चीजें उन्होंने सीखी और उसी चीज को इंप्लीमेंट किया। ये एक पुराना एग्जाम्पल हो गया। अगर लेटेस्ट की बात करें तो जो आपकी फंडामेंटल राइट्स है, सिविल राइट्स है, ये सब हमने कहाँ से सीखी है, हमने बाहर के देशों से सीखी है। तो ये सब चीजें भी क्या होती हैं, ग्लोबलाइजेशन में एक पॉजिटिव, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक पॉजिटिव इफेक्ट इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब एक और चीज क्या देखने को मिलती है, हाउएवर देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ द वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटी ग्रुप इन इंडिया एंड सम पीपल आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन हैज एक्सरबेटेड दीज चैलेंजेस। लेकिन साथ में क्या है, इसकी वजह से ये जो राइट्स प्रोवाइड की जाती हैं, कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने न्यूज में सुना होगा कि कोई ऐसा इंसान है, जैसे मान लीजिए कि कास्टिज्म जैसे आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा है। अब हमें हमारे भारत के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स दे दी कि सभी लोग इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, कि सभी लोग इक्वल है। तो अगर कोई अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, अगर उससे कोई मैरिज करता है, या फिर लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, उससे कोई मैरिज करता है, तो दोनों को अलाउड है कि वो अपने अकॉर्डिंगली ही किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर सके मैरिज के अंदर, जिस मर्जी तरह से वो बारात लेके जाए, लेके आए, जो मर्जी करे। लेकिन कई जगह हमने ये इंसिडेंट देखे हैं कि ये जो राइट्स मिली है, इसकी वजह से जो लोअर कास्ट है, उसका कोई पर्सन है, वो शादी कर रहा है, तो वो बिल्कुल उसी पैसा है उसके पास, तो वो बिल्कुल जैसे जिस तरह से अपर कास्ट के जो लोग हैं शादी करते हैं, उसी तरह से वो कर रहा है, उसी तरह की गाड़ी लेके आ रहा है, घोड़े पे जा रहा है, जो भी है। तो ये चीज जो है उन लोगों से देखी नहीं जाती जो अपर कास्ट है, तो उस वहां पर क्या वायलेंस देखने को मिलता है। तो ये हुआ भी किस वजह से, अब ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी हुआ ना, कि आपको राइट्स दे दी सरकार ने, फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क बनाया और राइट्स दे दी, लेकिन ये राइट्स जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उस टाइम पे क्या है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ क्या देखने को मिलता है, वायलेंस भी देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। आपको जितने भी पॉइंट्स देने हैं उन सभी को बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट अगर बात करें सोशल चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो ब्रॉट चैलेंजेस सच एज द होमोजेनाइजेशन, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड द स्प्रेड ऑफ द कंज्यूमरिज्म। वेस्टर्न कल्चर elements such as the fashion trends or the entertainment have become more prevalent in India, potential leading to the dilution of the indigenous cultural practice. However, it is important to note that India has a long history of assimilating. यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि
ये जो सोशल चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे बात करें, हमने स्टार्टिंग में कहा था कपड़ों की ही बात करें, जो क्लोथिंग है उसके ऊपर बहुत सारे, जो अगर प्रीवियस अगर बात करें जनरेशन की, जो हमारे जो पूर्वज है, जो बुजुर्ग है, उनके थॉट्स थोड़े डिफरेंट है, जो उसके बाद की जनरेशन है उसके डिफरेंट है, और उससे आगे की जनरेशन के डिफरेंट है। सो ये सब किस वजह से हो रहा है? जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अब ये जो ग्लोबलाइजेशन है, इससे क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है भारत की, उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलता है। कुछ नेगेटिव बदलाव भी है, कुछ पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिलते हैं। आगे अगर बात करें, जो आप लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन में, वो आप लिखेंगे ओवरऑल इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया एज इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्टर। कहने का मतलब क्या है कि जो इसके ओवरऑल इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन के, वो कई तरह के हो सकते हैं, डाइवर्स फॉर्म है इसके इंपैक्ट्स की, जो इसके रिजल्ट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो परिणाम निकलते हैं वो कई तरह के हैं और कई फैक्टर्स पे वो डिपेंड भी करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन गलत है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से सही है। हैज बोथ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इंपैक्ट्स टू एड्रेस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज पोज्ड बाय द ग्लोबलाइजेशन इट will be important to examine the social, economic and cultural factors that influence the diversity and pluralism। तो हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर सोचना पड़ेगा, और and to identify policies and intervention that can promote greater social and economic inclusion and equalities। और कुछ इस तरह की पॉलिसीज लानी पड़ेगी, इंटरवेंशंस करनी पड़ेगी, जिसके अंदर क्या होगा, जो ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन और इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हमें इन सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी जो क्वेश्चन था वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट। हमने डिस्कस कर लिया कि थ्रेट भी है, लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में जो आपने रीजन दिए उसके साथ अपने अपने आंसर को भी जस्टिफाई किया। तो आज इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही था। आगे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहते हैं, तो हमारी एक ऐप है जो कि गोयला क्लासेस के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हमारे जो कोर्सेज हैं जो कि टी और एटीओ के एग्जाम के लिए हैं, वो 2 कोर्सेज हैं, एक 2999 के अंदर है, एक 7999 के अंदर है। डिफरेंस क्या है कि 2999 वाला जो कोर्स है उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में लेक्चर्स मिलेंगे, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7999 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड मिलेगी, आपके जो लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, सब कुछ आपके बायलिंगुअल होगा, लेक्चर्स होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगा, ये 7999 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह से आपके टेस्ट सीरीज वाले अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज की ऊपर हम काम करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं कि ये ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट थे मोहित राठी, आप देख सकते हैं ऑलरेडी एईटीओ हैं, इस तरह से आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, उस पर आप अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद रिमार्क्स दिए जाएंगे आपको, जो भी उसमें करेक्शन की चांसेस बनते होंगे वो आपको बताए जाएंगे, टीचर्स के थ्रू कॉपी चेकिंग की जाएगी इस तरह से, और फिर आपको एक सुटेबल आंसर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि HPSC TO 2023 के नाम से है, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।